दिल्ली हाईकोर्ट से जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे जाने के सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन किया। हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा को वापस भेजे जाने को लेकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा कर रखी है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील हैं, जिन्होंने आज से कार्य बहिष्कार कर दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपना विरोध दर्ज कराया। वकीलों का कहना है कि उन्हें आरोपों में घिरे जस्टिस वर्मा को यहां भेजे जाने का फैसला किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। हम लोग बिल्कुल इसका शुरू से विरोध कर रहे हैं और बहुत लार्ज स्केल पे पूरे हिंदुस्तान की हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का हमें सपोर्ट प्राप्त है। सारी एसोसिएशन लगभग 22 एसोसिएशंस ने हमको सपोर्ट लेटर भेजा है, हमको सपोर्ट का पत्र भेजा है और पूरे हिंदुस्तान में इसको लेके काफ़ी आग लगी हुई है, काफ़ी तकलीफ में है जनता। बार एसोसिएशन ने कल बैठक कर कुल 11 प्रस्ताव पास किए थे। इनमें मुख्य तौर पर जज को वापस ना भेजे जाने, मामले की सीबीआई और ईडी से जांच कराए जाने, उनके लिए फैसलों पर फिर से विचार करने जैसी मांगे की गई थी। किसी भी स्तर तक इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं, हमको जेल जाना पड़ेगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन अब न्यायपालिका में कार्य तभी होगा, रिज्यूम होगा, जब ये ऑर्डर ट्रांसफर का विड्रॉ होगा। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर एक कमरे से बड़ी संख्या में नकदी बरामद हुई है। जस्टिस वर्मा साल 2014 से 2021 तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में थे। इसके बाद वो दिल्ली हाईकोर्ट चले गए। विवादों के बाद उन्हें वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का फैसला किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 1 लाख करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और दिल्ली के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंगलवार को बजट पेश करने से पहले अपने मंत्रियों के साथ हनुमान मंदिर दर्शन करने पहुंची। दिल्ली विधानसभा में 2 घंटे 15 मिनट के बजट भाषण में दिल्ली के लिए कई घोषणाएं की। मसलन बजट में 19,251 करोड़ रुपए यानी 19% रकम शिक्षा पर, 12% यानी 12,893 करोड़ स्वास्थ्य पर, जबकि 9,000 करोड़ रुपए से यमुना की सफाई और दिल्ली की साफ सफाई पर खर्च किए जाएंगे। बड़े गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूं कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इस बार शिक्षा का बजट कम कर दिया गया है। जो बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदन पटल पर रखा है, उसने भारतीय जनता पार्टी के इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। पहला इरादा, सरकारी स्कूलों की शिक्षा को ध्वस्त करना। 10 साल में पहली बार इतना कम आवंटन शिक्षा को हुआ है। बजट में 100 जगहों पर अटल कैंटीन खोली जाएगी। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का अपना पहला बजट पेश किया। सरकार का फोकस आधारभूत संरचना, यमुना, पानी और साफ सफाई पर रहा। इस बीच सरकार ने 10 नई बड़ी घोषणाएं की हैं। इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विधानसभा में 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया। करीब 2 घंटे 10 मिनट तक उनका भाषण चला। इस दौरान दिल्ली सरकार ने 10 नई घोषणाएं की। सीएम श्री स्कूल के लिए 100 करोड़ रुपए, 10वीं के टॉपर्स को लैपटॉप दिया जाएगा। आयुष्मान भारत के साथ 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए। वहीं पिंक टिकट के बजाय पिंक कार्ड मिलेगा। दिल्ली में बनेगी मॉडर्न गौशाला। भाषा लैब के लिए 100 करोड़ रुपए। वहीं बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। ओवरहेड वायरिंग के लिए 100 करोड़ रुपए और व्यापारियों के लिए ट्रेड वेलफेयर बोर्ड बनेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने शाराना अंदाज में कहा, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी दिया जलता है। मैं इन 2 लाइनों के माध्यम से सरकार की मंशा आपको बताना चाहती हूँ कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी दिया जलता है।
दिल्ली की बीजेपी सरकार के बजट को विपक्षी आम आदमी पार्टी ने हवाई बजट करार दिया। साथ ही सवाल उठाया कि 1 लाख करोड़ रुपए कहां से आएंगे। अगर सरकार के पास वास्तव में 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ रहा होता तो इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर होता, लेकिन नहीं रखा। इसलिए नहीं रखा क्योंकि इनके हवाई बजट में से इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के आधार पर हवा निकल जाती। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने आम आदमी पार्टी सरकार के मुकाबले 24% ज्यादा का बजट पेश किया। कई सालों के बाद अब केंद्र सरकार से दिल्ली को 7,000 करोड़ की मदद भी मिलेगी। सफर अपना किसी तूफान के डर से रुकता नहीं, इरादा कर लिया तो फिर इरादा कर लिया हमने। आज फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से उलझ गए। दरअसल आरजेडी इस मांग के साथ प्रदर्शन कर रही थी कि आरक्षण का दायरा 65% बढ़ाया जाए और केंद्र सरकार इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कराए। अरे बैठो ना, तोरा कौन चीज तोरा कौन चीज सुन लीजिए, तेरा हस्बैंड का है, तोरा कौन चीज है, बैठा तू, तोरा कौन चीज जो है सो हस्बैंड का है। और आप लोग तो आज तक कोई काम किए ही नहीं। एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना आपा खोते हुए काम हो रहा है तो आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं, यहाँ बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी। दरअसल बिहार विधानसभा और विधान परिषद में आज हरी टी शर्ट पहनकर राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य प्रदर्शन कर रहे थे। शामिल कराने के लिए लड़ाई। उनकी मांग है कि बिहार में आरक्षण 65% कराया जाए। इसे न्यायपालिका के दायरे से बाहर रखने के लिए केंद्र से संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराया जाए। हम लोगों का पुराना मांग है, जब तक लागू नहीं होता है सरकार जातीय आधारित गणना दोनों सदनों से पास करा के विधेयक बना और इसको 9वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया, जिसके कारण रद्द हो गया। हम लोगों का मांग है कि 9वीं अनुसूची में जोड़े। जाति आधारित गणना समाज के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, सवर्ण वर्गों के लिए भी 10% आरक्षण का इसमें व्यवस्था किया। देख रहे नहीं, हरा टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं ये लोग। ये स्वार्थ में डूबे हुए लोग हैं। ये लोग को स्वयं की हरियाली से मतलब है। ये जनता के चेहरे पर हरियाली नहीं चाहते हैं। ये बिहार को हरा देखना नहीं चाहते हैं। ये आतंकवाद, गुंडा राज के प्रतीक हैं ये। फिलहाल आरजेडी का कहना है कि इस मुद्दे पर सदन से सड़क तक आंदोलन जारी रखते हुए वो एनडीए सरकार को चुनावी साल में घेरती रहेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पे की गई टिप्पणी मामले में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने खार पुलिस स्टेशन से अपना बयान दर्ज कराने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। मंगलवार को भी बीएमसी अधिकारियों ने खार के उस हैबिटेट स्टूडियो में कार्रवाई जारी रखी जहां कुणाल कामरा ने बिना नाम लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पर टिप्पणी की थी। इस मामले में दर्ज एफआईआर के बाद मंगलवार को ही कुणाल को अपना बयान दर्ज करना था, लेकिन उन्होंने खार पुलिस से 1 हफ्ते का समय मांगा है। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक कुणाल कामरा ने अपने करीबी लोगों को बताया है कि उन्हें शिवसेना शिंदे गुट की ओर से फोन आ रहे हैं, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। धमकी देने वालों में लेकिन बीजेपी के लोग शामिल नहीं हैं। कुणाल जल्द ही मुंबई आकर इस मामले में अपना बयान दर्ज करवाएंगे। वो अभी पौंडीचेरी में हैं। उनका कहना है कि बहुत सारे पॉडकास्ट में शूट करने हैं। दिशा सालियान के मौत के मामले में दिशा के पिता ने मुंबई आयुक्त दफ्तर पर पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराने की अर्जी दी। दिशा सालियान की मौत का मामला लगातार चर्चा में है। दिशा के पिता सतीश सालियान अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई। वैसे मुंबई पुलिस इस मामले में पहले की क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर चुकी है, जिसकी जांच में बताया गया था कि ये मामला हत्या का नहीं बल्कि आत्महत्या का था। कुछ ही दिन पहले दिशा के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया था कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या थी और सियासी हत्या थी, जिसमें तब के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और तब के कमिश्नर परमबीर सिंह की भूमिका भी थी। आज सतीश सालियान मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम से मिले और इस मामले में एफआईआर दर्ज करके दोबारा जांच की मांग के अलावा उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, परमबीर सिंह, सूरज पंचोली, दीनो मोरिया समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। परमबीर सिंह ये कॉन्स्पिरेसी में कवर अप के मेन मास्टरमाइंड में से एक थे। मोबाइल टावर लोकेशन से लेकर आई विटनेस के टेस्टिमोनी तक ये सब परमबीर सिंह को झूठा साबित करते हैं। ये मैटर में आदित्य ठाकरे ने जो गुनाह किए
उस गुनाह को कवर अप करने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने सीएम की पोस्ट का पूरा दुरुपयोग किया। ये आरोप भी लगाया गया है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने मुख्य आरोपियों को बचाने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी। आपको स्पेशल 26 फिल्म तो याद ही होगी, जिसमें कैसे फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर या सीबीआई ऑफिसर बनकर लोगों को ठगा गया था। ठीक वैसा ही हकीकत में अब जयपुर में हुआ है। जयपुर में फर्जी सरकारी अधिकारी बनकर युवाओं को सरकारी नौकरी का झांसा देने वाले हाई प्रोफाइल गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इस गैंग के बदमाश पहले बड़े होटलों में आईएएस बनकर इंटरव्यू करते, फिर ज्वाइनिंग लेटर थमाते और फिर पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाते। जयपुर में अब तक ये गिरोह 1 दर्जन से अधिक युवाओं को अपना शिकार बना चुका है। इस गैंग में 6 से ज्यादा लोग शामिल हैं, लेकिन सबकी अपनी भूमिका तय है। बेरोजगार युवाओं को फंसाने के लिए सबसे पहले बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई जाती, फिर महंगे होटलों में उनका इंटरव्यू होता, फर्जी आईएएस अधिकारी बने बदमाश की धाक जमाई जाती और फिर ज्वाइनिंग से पहले मेडिकल टेस्ट का नाटक भी किया जाता। एक आईएएस तो फर्जी बनकर इनसे मिला है, दूसरा आईएएस फर्जी बनकर इनको इंटरव्यू लेने के लिए एक फर्जी डॉक्टर बना, ऐसे करके इनकी पूरी गैंग थी। इन सारी गैंग ने मिलकर और इनसे 70 लाख रुपए की ठगी करी है। तो इनके जो मेन सरगना थे उनको पहले पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। जयपुर की मुरलीपुरा पुलिस ने इस गैंग के मास्टरमाइंड आरके अग्रवाल उर्फ दीपक जैन को आगरा से गिरफ्तार किया है। इस गैंग के 2 बदमाश पहले ही पकड़ में आ चुके हैं। पुलिस इस गैंग के बाकी बदमाशों की तलाश में जुटी है। सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के सुगामा प्राथमिक स्कूल में 5वीं बोर्ड परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। परीक्षा में 2 परीक्षार्थी शामिल थे, जिनका पेपर स्वीपर लिखता हुआ नजर आया। घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। स्कूलों में नकल आम है, लेकिन किसी छात्र की जगह स्वीपर के परीक्षा लिखने की बात चौंकाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के सरगुजा में ऐसा ही हुआ। लखनपुर विकास खंड के सुगामा प्राथमिक स्कूल में कक्षा में 2 छात्राओं के बीच बैठा अंशकालीन स्वीपर मनीष मिंज पर्चा लिख रहा था। वीडियो बनता देख वो भाग गया। ये 24 मार्च का वीडियो बताया जा रहा है, जो वायरल है। अभी ही आपके द्वारा मुझे बताया गया है और ये मेरे संज्ञान में आया है। मैं इसको आपके वीडियो का परीक्षण में करा लेता हूँ और परीक्षण कराने के बाद जो भी होगा नियमानुसार कार्रवाई करूँगा। बताया जा रहा है कि इस परीक्षा केंद्र में केंद्राध्यक्ष के रूप में नरेश कुमार ठाकुर की नियुक्ति थी, जबकि प्रधान पाठक सलख राम मिंज भी मौके पर मौजूद थे। अब देखना होगा कि जांच के बाद दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा यानी 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए गए और हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों की टॉपर्स लड़कियां रहीं। वहीं लड़कों ने भी इस बार पहले से बेहतर प्रदर्शन किया। हम बधाई देना चाहेंगे उन सभी छात्राओं को, छात्र को, जिन्होंने सफलतापूर्वक इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। बिहार इंटरमीडिएट के नतीजे आए तो फिर से लड़कियां हर मैदान यानी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में टॉपर रहीं। वैशाली की अंकिता कुमारी आर्ट्स में बिहार के टॉपर रहीं। ये बोर्ड बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। उनकी और उनकी टीम ने बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले इस तरह का रिजल्ट निकाला है। इन नतीजों का सबसे दिलचस्प पहलू टॉपर्स की पारिवारिक पृष्ठभूमि है। कॉमर्स की टॉपर रोशनी कुमारी बिहार के वैशाली से है और उनके पिता ऑटो चालक है। गांव के स्कूल से पढ़ी रोशनी ने अपनी मेहनत के बदौलत अपना परचम लहरा दिया। घर पे आके सेल्फ स्टडी करते थे, अपने मम्मी के साथ पढ़ाई करते थे। मेरी मम्मी मेरे साथ रात भर जाग के पढ़ाई करती थी। मेरे वजह से मेरी मम्मी कितनी रात जागी होगी वो कोई नहीं, वो हम ही जानते हैं कि मेरी मम्मी के जागने से मेरे पापा भी जागते थे। आर्ट्स में अपना पताका फहराने वाले सहरसा के ऋषु कुमार के पिता गांव में छोटी सी दुकान चलाते हैं। मैंने घर पे ही ये स्टडी किया पूरा 12th एंड देन क्लासेस करता था, जब खाना पीना वगैरह बेसिक एक्टिविटीज, एंड जितना टाइम होता था मेरे पास कोई वर्क नहीं होता था तो बस स्टडी करता था। कोई किसान की बेटी तो कोई ऑटो चालक की बेटी, कोई मजदूर का बेटा, कोई किराने के दुकानदार का। इनकी पारिवारिक स्थिति ने इनके पढ़ाई में अड़चन तो जरूर डाली, पर इनकी हिम्मत नहीं तोड़ सकी। इन्होंने साबित कर दिया कि जिंदगी में अगर कुछ करना है तो मेहनत ही काम आती है।